नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, जो कि नगीना से सांसद हैं। आजाद समाज पार्टी नाम की एक पार्टी चलाते हैं और अक्सर चर्चा में भी छाए रहते हैं। देश में कहीं भी कोई मुद्दा हो, चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं और जब संसद का सत्र चल रहा हो तब आप उनको अक्सर दिल्ली में देखते हैं। संसद चल नहीं पा रही है, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद थोड़ा समय निकालकर इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत चंद्रशेखर आजाद आपका। कैसे हैं? संसद नहीं चल पा रही है, क्या कर रहे हैं फिर उस टाइम में चंद्रशेखर आजाद? नहीं, कोशिश तो करते हैं क्योंकि अर्जेंट होती है, परमानेंट तो बंद नहीं है। जैसे 11 बजे शुरू होकर कभी 12 बजे का समय दिया जाता है, फिर 2 बजे का समय दिया जाता है, कभी 3 बजे का समय दिया जाता है। तो इस बीच कोशिश करते हैं कि भाई चल जाए। तो जब तक नहीं चलती तो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको पढ़ते हैं, जो बिल्स आते हैं उनको पढ़ते हैं। हालांकि बोल तो नहीं पा रहे हैं बिलों पे क्योंकि बहुत तेज़ी से पास हो जा रहे हैं। फिर कोशिश करते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, कि होम कमेटी की आज भी एक मीटिंग जो रिपोर्ट थी वो सुबह अडोप्ट हुई है। कल SC वेलफेयर कमेटी की मीटिंग थी। तो कोशिश करते हैं कि देश की जो पॉलिसी है उसका हिस्सा बने रहें, उसमें चर्चा में भाग लेते रहें और जानकारी रखें क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं क्षेत्र के जिनको बोलना है, क्योंकि बाढ़ का समय आ गया है, पानी पड़ेगा। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है और गुलदार से लोगों की जान जा रही है, भी दिक्कत है। इसके लिए भी मैं मंत्री भूपेंद्र जी से मिला था। मैंने उनसे कहा आपके ऑफिस के बाद धरने बैठ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं, DG फॉरेस्ट के यहाँ से आप बात करो और कोई हल निकालते हैं। तो मैं भी DG फॉरेस्ट के ऑफिस में गया, वहाँ उनसे मिल के सारे अधिकारियों से मैं था और भी कुछ सांसद थे। बस वहीं से भी आया, इसलिए आपके यहाँ आने में थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ। आप खुद भी देखिए एक सांसद के तौर पर छटपटा रहे हैं। आपको भी पता है कि आप ना अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे उठा पा रहे हैं, ना अपने समाज के मुद्दे उठा पा रहे हैं। आप राहुल जी से बात क्यों नहीं करते, बाकी विपक्षी पार्टियों से बात क्यों नहीं करते कि संसद को चलने दीजिए, एक कॉमन ग्राउंड कोई समझौता लाइए सरकार के साथ, ताकि सदन में सब बातचीत हो, चर्चा हो और हम आगे बढ़े? देखिए मानक भाई, 2 साल के कार्यकाल के अनुभव में मैं बता सकता हूं कि सरकार जब चाहती है तो हाउस चलता है। विपक्ष के बस की बात नहीं कि वो हाउस को रोक दे। मैं बात आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लोकसभा का संसद का सदस्य होने के नाते। अभी भी क्या बिल नहीं पास हो रहे हैं? अभी इतना शानदार बिल था संविधान, ये सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026, जिसमें 33 से बढ़ा के 37 कर दी जजों की संख्या, तो पास तो हुआ है। कल भी जो है टैक्सेस बिल एक पास हुआ है। ऐसा नहीं कि बिल पास नहीं हो रहे, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है जो अपनी बात रखना चाहता है, मैं कह रहा हूँ कुछ पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बात रखना चाह रहे हैं, तो आप तो उनको भी रखने दे रहे हो। मैं बात रखना चाहता था सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पे, कि भाई इसमें आप देश के आज़ादी के 75 साल बाद SC ST OBC को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन वो चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा में हिस्सा ले पाए तो फिर कैसे रख पाते, आप बताइए। अब आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ जाएंगे, सरकार अगर माफी मांगने की मांग करेंगे, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। अब इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रखेंगे तो सरकार क्या करेगी बताइए? विपक्ष तो लगता है अड़ गया है इस पर, आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। मेरी एक बात आप समझिए, हाँ। मेरी एक बात आप समझिए कि इससे जो पहला सेशन था, बजट सेशन से पहला सेशन, उसमें विपक्ष इस डिमांड को करता रहा था। मेरे आज भी याद है कि SIR पे चर्चा हो जाए, पूरा सेशन व्हाइट वॉश हो गया था। हाँ। पूरा सेशन धुल गया, इतने पैसे करोड़ों रुपए खर्च हो गए जनता के टैक्स के, लेकिन चर्चा नहीं हुई। लेकिन नेक्स्ट सेशन में इसी सरकार ने चर्चा कराई उस पर। तो यही चर्चा आप पहले करा देते तो ये पूरा सेशन व्हाइट वॉश नहीं होता। आप कराओ चर्चा, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जिसके से चर्चा हो रही है। एक दिन के लिए अगर सरकार कोई मुद्दा उठाना हो चाह रहे हैं, चाहे वो चंदा चोरी का हो, चढ़ावा चोरी का, कोई और मुद्दा, तो उनको समय दे दे। ऑनरेबल स्पीकर सर जो है, सरकार जो, उनको समय दे दे विपक्ष के लोगों को बोलने का। अच्छा, आपका स्टैंड? मैं बोलना चाहता युवाओं के आंदोलन में सबसे सक्रिय था। आप अपना स्टैंड बताइए। युवाओं के गृह आंदोलन मंत्री अमित शाह के जो इस्तीफे की मांग नीट पर का, आपका स्टैंड क्या है, बोलिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है, लेकिन अगर पॉलिसी में सुधार नहीं होगा, पॉलिसी नहीं सुधरेगी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कि जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जवाब आपको देना है, और जब आप जवाब नहीं दोगे तो फिर सवाल खड़े होंगे। मतलब कहने का पैलेट गन चली, लाठियां चली, टीयर गैस चली, ये जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है सही मुद्दे हैं और इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। अब बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो वो जो 30 दिन आंदोलन चला, अगर आप सोचिए संवाद उसमें पहले हो जाता तो टीयर गैस चलती, पैलेट गन चलती, लाठियां पड़ती, इतने बच्चे दिल्ली आते,
उनको चोट लगती, पुलिस के भाइयों को चोट लगती, बहनों को। अगर आप संवाद कर लेते, आपने क्यों नहीं संवाद किया? 20 तारीख में तो संवाद किया ना आपने उससे पहले संवाद क्यों नहीं किया? क्योंकि आप युवाओं के मुद्दों को सीरियस ले नहीं रहे थे, आपको लग नहीं रहा था इन पर चर्चा होनी चाहिए। और आप महसूस कीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं तो उसमें सबसे सक्रिय था, लेकिन जब मैं हाउस गया तो मुझे बोलने नहीं दिया। मैं तो वहां 3 दिन रात, पूरी रात जो है बारिश में धरने बैठा रहा उन बच्चों के लिए। और मेरी डिमांड ये नहीं थी कि मुझसे चर्चा करो, मेरी डिमांड ये थी कि संवाद करो। 22 तारीख में मंत्री 2 सेंटर के सीनियर मिनिस्टर मेरे पास आए कि हम संवाद करेंगे। आपकी मांग क्या? मैंने, मेरी कोई मांग नहीं है, जो बच्चों की मांग है वही मेरी मांग है। आप बच्चों से संवाद कीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संवाद ना कीजिए, बच्चों की डिमांड मानिए। अभी जो हुआ है उसके लिए उसमें खेद प्रकट करने में क्या बुराई है? आके अपनी बात रखनी चाहिए। भाई 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो किया उनको ऑर्डर किसने दिया? पैरामिलिट्री फोर्स ने जो किया उसको ऑर्डर किसने दिया? तो इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। ओके भाई प्रधानमंत्री वैसे भी तो बात कर रहे हैं ना, आप ये तो मानते हो ना, प्रधानमंत्री जैन जी से बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आके बात कर रहे हैं। तो वो हाउस जो है जिसके आप जो है लीडर हैं, उसमें भी आके बात रख दीजिए। संसद में जो सदस्य बैठे हैं उनको भी जो है सहमत कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ओके चंद्रशेखर आजाद, आपके बारे में कहा जाता है जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और छात्र नेता, आपके समर्थक उसमें डायरेक्टली शामिल थे, मंच पर भी थे और नीचे भीड़ में भी थे। ठीक है, आप आज सच बता दीजिए, क्या जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर आजाद या उनकी पार्टी एक्टिवली शामिल थी या नहीं? कमाल कर रहे हो आप, तो बहुत सक्रिय पत्रकार है। जब मैं 15 तारीख में जाके घोषणा कर रहा हूं कि जंतर मंतर से और संसद तक नौजवान दिखाई देगा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किसको कहते हैं भाई? और जब मैं 20 तारीख की सुबह जाके वहां और उनसे कह के आ रहा हूं कि हम आपके साथ हैं, हम हाउस में इस मामले को उठाएंगे, जब वहां लाठियां चल रही है तो मैं उन बच्चों के बीच में खड़ा हो रहा हूं, उन हजारों बच्चों को संभाल रहा हूं, पुलिस से कह रहा हूं कि लाठी मत चलाओ, और पुलिस से ये भी कह रहा हूं आप लाठी चलाओगे तो ये अच्छा नहीं है, ये अपने देश के बच्चे हैं, वो पानी मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूं कि इनको पानी की व्यवस्था करा दो। तो जब मैं वहां हूं तो मेरा संगठन वहां है ही एक्टिवली। क्या वहां जोर शोर से जय भीम के नारे लग रहे थे? आपने नहीं सुने क्या? जिस पे लोग आपत्ति भी कर रहे थे। मैं तो वहां 18 तारीख को भी गया, जब कह रहे थे कि भाई 18 तारीख में इसको हटा देंगे रात को। मैं तो रात को 2 बजे से पौने 7 बजे तक रात सुबह वहां। और आपको याद है, सबसे पहला हम पहली पॉलिटिकल पार्टी थे जिन्होंने 12 तारीख को उनको समर्थन दिया। 13 तारीख को उनका डेलीगेशन मेरे पास आया, मेरे ऑफिस पे बैठ कर उन्होंने चर्चा की। 14 तारीख को मैंने घोषणा की कि मैं आऊंगा। 15 में मैं गया। उसके बाद आप देखो कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियों के जो हैं मेन लीडर हैं वो उसके बाद गए, उससे पहले कोई गए नहीं। तो हमने जब 12 तारीख को सपोर्ट किया तभी तो दूसरे लोग आए, क्योंकि दूसरे लोग सोच रहे थे जाए ना जाए, ये किस पार्टी से संबंधित है, ऐसा ना हो कोई बड़ा विवाद हो जाए। आदमी बचना चाहता है किसी भी चीज से, लेकिन नौजवानों का मुद्दा था। अच्छा, मैं लेफ्ट युवा वाले हूं, भी मैं थे। युवाओं के दर्द को चंद्रशेखर समझता हूं, आजाद, बेरोजगारी के दर्द को चंद्रशेखर समझता आजाद, हूं। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने खुलकर भाई। बता दिया कि आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे, आपके कार्यकर्ता भी उस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर शामिल थे। हम तो सुनते हैं और ये क्लियर भी है, हमने देखा भी है कि लेफ्ट पार्टियों के छात्र नेता भी थे वहां पर। क्या और भी पार्टियां थी क्या? आम आदमी पार्टी और पार्टियां थी वहां पर क्या? अब मैं एक काम करता हूँ, दूरबीन बनवा लेता हूँ, तो बैठ के देखता हूँ कौन सी पार्टी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है, कौन सी नहीं ले रही है, काम छोड़ देता हूँ। ये सवाल पत्रकारों को खोजने चाहिए, मेरा काम थोड़ा ये कि कौन सी पार्टी हिस्सा ले रही थी, कौन सी नहीं ले रही थी, या मैं कार्यकर्ताओं को पूछता फिरूँ कि भाई कौन सी पार्टी कार्यकर्ता बता दो। ये मेरा काम नहीं है ना मानक भाई। जो ले रहा था हिस्सा उसका धन्यवाद। मैं दूसरी तरह से पूछता हूं क्योंकि ये मुद्दा है, बाद में लिया उसका। मैं दूसरी तरह से पूछता हूं क्योंकि ये मुद्दा है। आपने खुद कहा ना सबसे पहले आप गए, बाकी लोग बाद में आए। क्या ये सच है कि राहुल गांधी बाद में आए? हाँ। कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया? एनएसयूआई या कांग्रेस के युवा छात्र नेता कार्यकर्ता वहां नहीं थे पहले? उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या थी ये बेटर कांग्रेस पार्टी के लोग बता सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूं कि मैं बता सकता हूं उनकी पार्टी ने क्या रणनीति अपनाई। लेकिन ये आप जानते हैं कि जो वहां गया उस मीडिया के सामने है, कौन वहां गया है, कौन नहीं गया है, कौन एक्टिवली था, किसने बाद में किया, ये सब देश को पता है। आप काहे को मुझे बेफालतू में जो है वो कर रहे हैं कि मैं इस पर टिप्पणी करूं? मुझे क्या जरूरत है कि भाई मैं किसी पर टिप्पणी करूं या वो था या नहीं था? वो तो आप देखो मीडिया के लोग। अच्छा ठीक है, चलो मैं था, मैंने अपनी बात बता दी, ये मेरा वो ठीक है, ओके। स्टैंड क्लियर बाकी करना। पार्टीज पर आप कमेंट नहीं करना चाहते उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के संबंध में, ठीक है, ओके। तो फिर ये बता दीजिए उस प्रोटेस्ट में वो कौन से एंटी सोशल एलिमेंट थे जिन्होंने पुलिस पर, आरएएफ के जवानों पर हमले किए, उनको दौड़ा कर पीटा? हम सुनते हैं 128 पुलिस और आरएएफ के जवान घायल हुए थे। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस मेरे पास में, मैं थोड़ा ही गृह मंत्री हूं भाई।
ये तो मैं तो जहाँ था वहाँ मौके पर उसकी वीडियो फुटेज हैं। ये इंटेलिजेंस, ये एजेंसियाँ, ये दिल्ली पुलिस, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स, ये सरकार के पास है। यहाँ के जो विजिलेंस है, यहाँ की जो LIU, सब सरकार के पास है। ये तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा इसका कि कौन लोग थे ये काम। अब मैं कैसे चिन्हित कर सकता हूँ किसके माथे पे लिखा है? मीडिया के लोगों पे भी गन चली है, चली नहीं चली? पैलेट गन, एक मीडिया का पत्रकार बंदूक घायल हुआ नहीं हुआ? उसको किसने चला दी? पैलेट गन बच्चों के पास थी क्या? तो ये तो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना भाई। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं। जिसने की है, आपके पास एविडेंस है, उस पर कार्रवाई कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जहां जो बच्चों को चोट लगी उन पर भी कार्रवाई कीजिए। बच्चों को जिस तरह से बेटियों को लाठियां मारी गई है, उनकी तरफ भी देखिए। देश की राजधानी में ये हो रहा था, तो इसका दूर संदेश जो उत्तर प्रदेश है, ग्रामीण जिले, उनमें क्या जाएगा पुलिस के ऊपर, ठीक है, कि बेटियों को कहां कहां लाठी मार रहे थे, किस तरह से जो है शांति प्रिय बच्चों को पीट रहे थे। इसके बारे में तो जवाब देना पड़ेगा। मेरी दिल्ली पुलिस से बहुत मेरी जो है संपैती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के जवान बहादुर जवान है हमारे, हमें उन पर गर्व है। लेकिन जवान क्या करेंगे? जवान तो ऑर्डर पे काम करता है ना। जवान ऑर्डर पे नहीं काम करता। पिछली सरकार में बाबा रामदेव आए थे तो उनको नहीं भगाया गया था क्या? आप बताओ। जवान तो सरकार दूसरी थी, जवान तो वही है ना भाई। जवान नहीं है वो, तो सरकार के ऑर्डर को फॉलो करता है। हाँ ठीक है, ओके। तो सरकार को जवाब देना है। हाँ ठीक है, जांच करें सरकार। देखो सेंट्रल फोर्स में आपको बताता हूं, मैं NRC के प्रोटेस्ट में था जमा मस्जिद पे। मुझे वहीं से डिटेन करके ऑन कैमरा मीडिया दिखाती रही, मैं वहीं था। शायद आपसे भी उस समय बात हुई हो। मुझे रात को 2:30 बजे वहां से पुलिस ने अरेस्ट किया, और मुझे जिस घटना में दिखाया वो से 8 किलोमीटर दूर थी। जब मैं जेल चला गया तो जब जज के सामने फाइल आई, उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर का क्या अपराध है, तो उन्होंने कहा उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अब मैंने वहां भाषण दिया था, एक भाषण था वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने पढ़ी थी। तो जज ने पूछा, मेरे आज भी याद है, अखबार में छपा था, कि बताइए क्या भाषण है, कि भाषण हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली की फोर्स हो, देश की राजधानी की फोर्स हो, आप यहाँ स्पेशल सेल, आप ऐसे कैसे कहते हो हम पे भाषण नहीं, और आपने वो आदमी को पकड़ के बंद कर दिया। तब उन्होंने मुझे बेल दी। तो दिल्ली पुलिस को अगर आपको, जहाँ चारों तरफ कैमरे लगे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास सारे फुटेज है, सारे रिकॉर्ड है। आप जांच कीजिए, जिसने किया अपराध उस पर कार्रवाई कीजिए। किसी तरह की हिंसा को का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक्शन और रिएक्शन का भी फर्क आपको महसूस करना पड़ा है। कहीं ऐसी स्थिति थी कि वहां 100 बच्चे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन वहां पीट पीट के 500 बच्चे भेड़ बकरी की तरह भरे जा रहे थे, उनको पीटा जा रहा था। ये भी सबने देखा है। क्या जरूरत थी निर्दोष बच्चों पैलेट गन चलाने की? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों बच्चों को आपने पीटा? क्यों लड़कों के सरों से खून निकल रहा था? और वो फिर भी जिन्होंने हाथ जोड़ लिए, जो घुटनों पे बैठ गए, जिन्होंने हाथ फैला दिए कि साहब हम तो खाली हाथ हैं, बच्चे कोई वेपन लेकर थोड़ा आए थे, उनको भी पीट रहे थे आप जानवरों की तरह। ये भी तो देश ने देखा। इससे कौन सा बहुत अच्छे अच्छा, आप संसद में क्यों रात भर बैठे रहे थे धरने पर? हमने देखा था बारिश भी हो रही थी, तब भी बैठे हुए थे। ऐसा हुआ जब मैं प्रोटेस्ट से आया, 8:30 बजे मैं प्रोटेस्ट से आया, निकला वहां से। मैं और मेरे साथ जो एक टीवी सिनेमा के जो बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रकाश राज जी, तो वहां इंटरनेट नहीं था और वहां फोन भी काम नहीं करे, जैमर लगे हुए। तो जब मैं ऑफिस आया, और क्योंकि पूरे दिन की मतलब उस तरह से कपड़े भी बारिश में भीगना, जैसे ही मैं नहा के बाहर आया तो मैंने उनसे कहा कि यार फोन देना। जब मैंने फोन देखा तो तब मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि वहां तो नेट नहीं चल रहा था, वहां तो फोन यूज नहीं हो रहा था। जिस तरह का व्यवहार मुझे दिखाई दिया, बच्चों पर जिस तरह की हिंसा हुई, तो मेरे मन में तो ये बात बैठ गई, बहुत गहरा असर कर गई कि भाई बताओ, हमारे बच्चे हैं, उनको किस तरह पीटा गया है, किस तरह पुलिस लाठियां भांज रही है, दोनों हाथ से पीट रही है। कई लोग एक आदमी को पीट रहे हैं और खून बह रहा है, वो फिर भी कह रहे हैं कि मिट्टी का कर्ज उतारने आए। तो यार ये तो गलत है बहुत। तो मुझसे नहीं रहा गया, अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सवाल खड़ा करूं। अब मैं रात को सवाल क्या करता, मुझे लगा कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है, जहां इस देश के संविधान निर्माता की स्टैचू लगी हुई है, उस देश की संसद जो सबसे ताकतवर है, तो मैं वहीं जाकर बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। और जब मैं गया वहां 11:15 बजे, वहाँ सारे अधिकारी आए कि भाई आप क्यों आगे, बारिश हो रही है, आप उधर बैठ जाओ, आप सुबह प्रोटेस्ट कर लेना। मैंने कहा मेरा जो मन है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इस अन्याय के बाद मैं चैन से घर में पढ़ के सो जाऊँ। बच्चे वहाँ भूखे सो रहे हैं, जंतर मंतर पे, सड़कों पे पड़े हैं, गुरुद्वारे के बाहर जो है पड़े हैं, लाठियाँ उनको लगी, उनके सर फूटे, उनके पैर टूटे। मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ? मैं भी एक नौजवान हूँ, मेरे दिल में जो है इस देश के प्रति हमदर्दी है, उन बच्चों के प्रति हमदर्दी, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव है मेरे मन में। तो हमने कहा कि हम चलेंगे, हम धरना देंगे। तो स्पीकर साहब की तरफ से फोन आया कि आप सुबह को कर लो, बारिश हो रही है, आपकी तबीयत खराब है। मैंने कहा सर मेरी तबीयत उन बच्चों की तबीयत से ज़्यादा जरूरी नहीं है, उनको चोट लगी है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मेरे बैठने की वजह से ये था कि सरकार को जवाब देना पड़ रहा था। 2 दिन बाद जो है सेंटर के मिनिस्टर आए मेरे पास, मुझसे कहते थे कि आप यहाँ से उठ जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो,
मेरी चिंता मत करो, बच्चों की चिंता करो, उनसे वार्ता करो, संवाद करो। आप हाउस में कह रहे संवाद करो, पहला संवाद आप करो उन बच्चों से जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। आप उनको जानवर मत समझो, उनको कीड़े मकोड़े मत समझो। तो आप मानते और हैं, फिर संवाद हुआ, उन्होंने मुझसे वादा किया जी, तो आप मानते हैं कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ वो आपके दबाव की वजह से हुआ, या फिर जैसे राहुल गांधी पहुंच गए थे प्रधानमंत्री घर के बाहर और कांग्रेस कहती है कि नहीं हमारा दबाव भी उसमें काम आया? आप किसकी जीत इसको मानते हैं, किसकी वजह से हुआ ये इस्तीफा? देखिए 22 तारीख को 2 सेंटर के मिनिस्टर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपकी डिमांड को कंसिडर करेंगे। मैंने कहा मेरी कोई व्यक्तिगत डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड सिर्फ बच्चों को लेके है। तब तक उनकी 3 डिमांड थी। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन्होंने बच्चों के साथ हिंसा की उन पर कार्रवाई हो, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। जब एक जो है डीसीपी लेवल का अधिकारी एक बच्ची को जो अपनी माँ के साथ आ रही है जाके जोरदार थप्पड़ जड़ देता, क्या है भाई ये देश की राजधानी में, जहाँ तमाम देशों के जो है राजदूत यहाँ रहते हैं, एम्बेसी यहाँ है, तमाम जो हैं पत्रकार पूरी दुनिया के यहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हो आप? तो इसका जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जब मैं देख रहा हूँ बच्ची को कहाँ पीछे प्राइवेट पार्ट पे डंडा मारा जा रहा है, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप संवाद शुरू करो, मेरी कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ। फिर मैंने 23 तारीख को पीसी की, क्योंकि आपको जानना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख की शाम को मीडिया के जरिए एक स्टेटमेंट आया, ऑनरेबल जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कि भाई हम पे घटना वो वीडियो देखने का समय नहीं है, हमारा समय बहुत कीमती है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ ये जाएंगे कहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। तो फिर मैंने पीसी की 23 तारीख को कि अब हम 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे। मैं खुद लखनऊ में शामिल हुआ, जब मैं प्रोटेस्ट में था वहां भी जंतर मंतर जैसा माहौल था। मेरे पेज पे आपको, मेरे एक्स अकाउंट पे आपको फोटो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। वही मीडिया के लोगों ने मुझे बताया कि आपकी डिमांड पूरी होगी। तो हमने तो देश भर में प्रोटेस्ट किया। आपका टीवी, आपका चैनल्स अगर उठाएगा तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से 200, 400, 600, 800, 1000, 2000 आदमी जो है मिलेंगे आपको प्रोटेस्ट करते पूरे दिन। तो हमने तो जो जिम्मेदारी अदा की वो बेसिक ये था, वो जीत बच्चों की। और अखिलेश जी पर कोई विचार बदले हैं आपके या पहले जैसे ही हैं? पहले क्या थे मेरे विचार? कोई ऐसा आपका बयान अखिलेश जी पर हमने सुना ही नहीं। आप कहते हैं मैं सम्मान करता हूं, उससे ज्यादा आप कुछ कहते ही नहीं उनके बारे में, क्या वजह है ये? तो आप मुझसे कि दूसरी पार्टी के नेताओं पे मेरे बयान जान रहे हैं? मैं तो मुझे अच्छा लगेगा जब वो आपकी पार्टी के, वो आपके फर्म पे हो और आप मेरे बारे में उनके बयान पूछे कि चंद्रशेखर जी के बारे में आपका क्या बयान है। क्या बात है, मैं मानूं, मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझसे काहे को पूछना चाहते हैं कि मैं आप उनके बारे में मुश्किल सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे? मेरा काम थोड़ा ये मुश्किल सवाल है। अभी मैं पूछूंगा ओवैसी जी के बारे में क्या ख्याल है, आप तारीफ करना शुरू कर देंगे एकदम, वो आसान है आपके लिए। मोदी जी के बारे में पूछूंगा, आप आलोचना शुरू कर देंगे, वो भी आसान सवाल है। अच्छा मैं कहूं कुछ मानक भाई? हाँ, मैं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुझे इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हाँ, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के विषय में बात रखूं। ठीक, मैं इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूं, तो मैं किसी पार्टी के नेताओं के विषय में क्यों रखूं? अब भले ही आपकी नजरों में मेरी अहमियत कम हो, मेरे समाज की नजरों में मेरी अहमियत बहुत है। एक बार सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ। मेरी बात सुन लो यार, सुन लो। आपकी नजरों में भले ही मेरी अहमियत कम हो, आप भले ही हमारी पार्टी को छोटी पार्टी के तौर पर लेते हो, लेकिन हमारे समाज की नजरों में मेरी अहमियत भी बहुत है और मेरी एक आवाज पे खड़ा भी होता है। क्योंकि यहाँ संख्या बल के आधार पे संख्या बल भी आ जाएगा, और जब ये संख्या बल आएगा फिर आप मुझसे नहीं किसी के नाम पूछा करोगे, भाई उसके बारे में बता दो। ये मेरा काम थोड़ा ही है। आप मेरी पार्टी, मैंने 2 प्रवक्ता घोषित किए, आप उनसे पूछ लो कि किस नेता के बारे में क्या सोचते हैं, पार्टी की गाइडलाइन क्या है। ये मेरा काम नहीं है भाई ना। मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ, मेरे किससे व्यक्तिगत झगड़े थोड़ा ही है भाई। पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आप समझो, जिस समाज ने पिछले 70-75 साल में हादसे से उठ के यहाँ संसद अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है, ये कोई छोटी बात है क्या? एक नेता कमजोर पड़ा, दूसरा नेता उन्होंने तैयार कर दिया, और उसकी एक आवाज पे वो आके दिल्ली में आके घेराव कर देते हैं। 5-5 लाख लोग तैयार हो जाते हैं। आप मध्य प्रदेश जब दतिया जाओगे ना मानक भाई, कभी घूमने का मौका मिले, अच्छी जगह है, मगर जाते हुए आपको उत्तर प्रदेश क्रॉस करना पड़ेगा, राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखो यहां से वहां जाके 22,500 वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को धन बल, बाहुबल और शासन प्रशासन की जो रवैया होता है उपचुनाव में, उसके बावजूद दिलाने वाली पार्टी का नेतृत्व है, उसको आप इस तरह नॉन सीरियस लेते हैं। ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी तो नहीं है भाई। ठीक है, ऑल राइट। ये बात बिल्कुल गलत है कि चंद्रशेखर आज़ाद की अहमियत, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके वोटर, उनके समाज को मैं या हम में से कोई भी
कम करके आंकता होगा। आपकी इंपॉर्टेंस आपने साबित कर दी है चंद्रशेखर आजाद। आप संसद में बैठे हैं, लोकसभा सांसद हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और धन्यवाद दे रहा हूं इस इंटरव्यू के लिए। शुक्रिया, आपने समय निकाला और शुभकामनाएं चंद्रशेखर आजाद। आपके लिए भी मंगल कामना है। मंगल कामना है आपकी। जय भीम।